नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार पोस्ट अपनी यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन के पर में आपका स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। तो जल कितना इम्पोर्टेंट है ये कोई बताने वाली बात नहीं है, सभी लोग इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और कुछ विशेष कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है जो हमको समझना है। सबसे पहले विश्व जल दिवस है, 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके पश्चात जल दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो ये जल की महत्वता बताने के लिए ये आयोजन किया जाता है और हमारी आने वाली पीढ़ी को विशेषकर जल के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है कि हम जल की महत्व को समझें और उसके उपयोग को इस तरह से निर्धारित करें कि निरंतर हम इसका उपयोग कर सकें। मतलब ये भंडार जो है ये हमारा समाप्त ना हो, उसको हम संरक्षित करते जाएं और उसके हिसाब से प्रयोग करते जाएं। तो जल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पेयजल, धुलाई, खाना पकाने, साफ सफाई आदि में जल का प्रयोग होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को इन कार्यों के लिए न्यूनतम 50 लीटर पानी प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता होती है। प्रति व्यक्ति 50 लीटर पानी की दैनिक उपलब्धता है, मतलब इतना पानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन होना चाहिए। इससे कम अगर कहीं पे है तो वो वहाँ पे जल की कमी है। जल की कमी होने से कौन कौन सी विषमताएं या विसंगतियाँ हो जाती हैं? तो जहाँ जल की अत्यधिक कमी है, वहाँ नलों में पानी ना आना, जल भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लगना, लड़ाई झगड़े की स्थिति, धरना प्रदर्शन और विशेषकालीन ये ग्रीष्मकालीन दृश्य दिखाई देते हैं। समाचार पत्रों में भी इसके बारे में काफ़ी आता है। सबसे महत्वपूर्ण है 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। तो लवण जल और अलवण जल क्या है, ये हम थोड़ा सा आगे इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले कितना जल उपलब्ध है, तो देखिए हमको पता है कि पृथ्वी का 1/3 71% सतह जो है वो जल से ढकी हुई है और पृथ्वी में उपस्थित जल समुद्र, महासागर, नदियों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है। परंतु ये पूरा जल जो है, ये पूरा जल मनुष्य के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश जल जो है वो लवण युक्त है। इसमें कि NaCl और जैसे लवण मिले हुए हैं। तो इसके अतिरिक्त जो जल है, मतलब लवणीय जल के अतिरिक्त जो जल है, जो कि भूमिगत जल के रूप में है, झीलों के रूप में है, तालाबों के रूप में है, हिमखंडों के रूप में है, नदियों के रूप में है और भूमिगत जल के रूप में, तो ये जल अलवण जल कहलाता है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। लवणीय जल मतलब समुद्र में है स्थित जल और अलवणीय जल मतलब समुद्र के स्रोतों के अतिरिक्त स्रोतों में पाए जाने वाला जल, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं विशेषकर खाने के लिए और पीने के लिए अलवणीय जल कहलाता है। इसके पश्चात अलवणीय जल की मात्रा के संबंध में एक कैलकुलेशन है कि अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कुल मात्रा का 0.006% है। तो ये बहुत सूक्ष्म मात्रा है। इसके पश्चात जल की अवस्था के बारे में हमको पढ़ना है। जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो हम सभी को मालूम है कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। ठोस अवस्था में जल बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, जब वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है तो वो जल बन जाता है और जल को जब गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये 3 अवस्थाएँ हैं और इन्हीं 3 अवस्थाओं में पृथ्वी पर जल उपस्थित होता है। बर्फ़ के रूप में और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर जल उपस्थित होता है और बर्फ़ छत्रक और ग्लेशियर के रूप में होता है। द्रव के रूप में जल महासागरों, झीलों, नदियों और इसके अलावा भौम जल मतलब भूमि के अंदर स्थित जल, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, के रूप में पाया जाता है। और गैसीय रूप में जो है जल, वो हमारे चारों ओर वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। और इन तीनों अवस्थाओं के बीच में एक सतत चक्र चलता है, जिसको जल चक्र कहा जाता है। और
ये जल चक्र ही उत्तरदायी होता है मानव मतलब हमारे परिवेश में जो जल की उपलब्धता है उसके लिए जल चक्र ही उत्तरदायी होता है, जिसमें जल समीर और थल समीर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मानसूनों का बनना और बादलों का बनना और वर्षा होना, फिर जल का वाष्पीकरण और फिर बादलों का बनना, तो ये एक चक्र है। तो इसमें चक्र के चरण दिए हुए हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। यहाँ कुछ शब्द जो हैं वो मिसमैनेज करके दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले भौम जल है। भौम जल मतलब जो जल भूमि के अंदर है। इसके बाद वाष्प, वाष्प मतलब जो जल गर्म हो गया है, किसी भी तरीके से गर्म हो गया है तो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गया है। फिर संघनन, संघनन वो प्रक्रम है जिसमें कि जल की जो वाष्प है, वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो वो जल में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको संघनन कहा जाता है। फिर बादल है। तो बादल बनने की प्रक्रिया हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि बादल जो है वो वाष्पों से बनती है। वाष्प जब ऊपर उठती है और एक सीमा तक ऊपर उठने के बाद वो वहाँ पर ओसांक या हिमांक बिंदु पर प्राप्त हो जाती है, तो वो द्रव में या ठोस बर्फ में बदल जाती है। तो ये बर्फ और गैस का जो मिश्रण होता है ये बादल कहलाते हैं। फिर वाष्पोत्सर्जन एक साधारण प्रक्रिया, वाष्प का बनना वाष्पोत्सर्जन है। और अंतःस्यंतन, ये शब्द हम अभी देखेंगे, जो कि वर्षा के जल या किसी भी प्रकार के जल का भूमि के अंदर प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। और वर्षण मतलब बादलों का बरसना। तो जल के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम भौम जल को देखेंगे। भौम जल एक्चुअली में क्या है? जब हम किसी जलाशय के निकट गड्ढा खोदते हैं तो हमें वहाँ की मृदा नम मिलती है और मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। जहाँ पे मृदा में नाम आर्द्रता होती है मतलब यह है कि वहाँ अंदर भूमिगत जल उपस्थित है। और इसको अगर और गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर पर पहुँच जाते हैं जो कि जल के वहाँ उपस्थित जल भंडार की ऊपरी सीमा होता है। इसको भौम जल स्तर कहते हैं। भौम जल स्तर मतलब किसी भी स्थान पर जल की या भूमिगत जल की जो ऊपरी सीमा है, जहाँ तक खोदने के बाद हमको भूमिगत जल मिल सकता है, वो भौमगत स्तर कहलाता है। तो अधिकतम सीमा तो नहीं माना जा सकता क्योंकि अधिकतम सीमा के लिए हमको तो पृथ्वी के अंदर बहुत खोदना पड़ेगा, लेकिन हम न्यूनतम सीमा की बात करते हैं। सपोज किसी जगह पे जहाँ पे वाटर, अंडरग्राउंड वाटर बढ़िया है और एग्रीकल्चर वाले एरिया है, तो वहाँ पे जब हम बोरिंग करते हैं तो हमको 40 फीट 50 फीट पे पानी मिल जाता है। तो ये वहाँ की जल की जो सीमा है, वो अंडरग्राउंड वाटर की जो सीमा है, तो वो 40 फीट या 50 फीट पे मानी जा सकती है। लेकिन अगर किसी स्थान पे अगर हम खुदाई कर रहे हैं और हमको 80 फीट पे मिला तो वहाँ पे सीमा 80 फीट हो जाएगी, कहीं 150 फीट पे, कहीं 200 फीट पे। ऐसे ही भूमिगत जल की सीमा जो है वो या भौमगत जल स्तर जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये कैसे होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके पश्चात है भौमगत जल स्तर जो है ये तो है, लेकिन ये निर्धारित कैसे होता है? तो भूमिगत जल स्तर की जो ऊपरी परत है एक्चुअली में जहाँ मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं, मतलब जल की उपलब्धता पूरी तरह से होती है, तो इसको भूमिगत जल स्तर कहा जाता है और इसको भूमिगत जल का ऊपरी स्तर कहा जाता है। भूमिगत स्तर 1 मीटर से कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर गहराई, तो इसका कोई कंफर्म डिसाइडिंग पॉइंट नहीं है। ये अलग अलग स्थान की लिए चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे एक और शाब्दिक परिभाषिक शब्द हमको देखना है, अंतस्यंदन। ये क्या होता है? तो अंतस्यंदन जो है ये भौमगत जल स्तर का निर्माण करता है। और किस प्रकार करता है? तो हमको पता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में अनेक सरंध्र होते हैं। जब हमने मिट्टी के प्रकार में पढ़ा था तो बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, और उसमें जब हमने पढ़ा था तो मिट्टी के जो कण होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं और तो उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं जिससे कि वायु का भी आदान प्रदान होता है। तो इन सरंध्रों के द्वारा जल जो है, वर्षा का जो जल है वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर रिसता जाता है और ये रिसने की प्रक्रिया चलती रहती है, वो जल अंदर तक जाता रहता है। तो यही जल जो है भौम जल में अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कन्वर्ट होता है।
तो वर्षा जल और अन्य स्रोत जैसे नदियों तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में स्थित स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमिगत जल का रिसाव अंत से अंदर कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा उपयोग की गए चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। मतलब जहाँ पे मिट्टी है तो वो सीधे मिट्टी में नीचे रिसता जाएगा, और अगर कहीं पे कठोर शैल होते हैं तो शैलों के बीच में वो जल संचित हो जाता है। इस प्रकार चट्टानों और शैलों के बीच भौम जल के संचित भंडार को जलभर कहा जाता है। तो भौम जल और जलभर में केवल यही डिफरेंस है कि भौम जल जो है वो सामान्यतः मिट्टी और चट्टानों के बीच में जो जल का स्तर है हमारे हिसाब से न्यूनतम स्तर, तो वो भौम जल स्तर है, और इस प्रकार का सारा जल भौम जल है। लेकिन जो जल चट्टानों के बीच में रुका हुआ है वो राजभर कहलाता है। तो इसी प्रकार के जल को हम हैंड पंप, बोरिंग, नलकूप और कुएं की सहायता से निकाल कर प्रयोग करते हैं। अगले डायग्राम में ये सारी चीज़ें हमको दी हुई हैं। देखिए, एक अंडरग्राउंड वाटर लेवल है जिसको भौम जल कहा गया है ये। इसके बाद फिर इसका प्रयोग देखिए नलकूप की सहायता से, और नदियों और झीलों से भी इसमें काफ़ी मदद मिलती है। और जलभर मतलब जो चट्टानों के साथ जो जल रुका हुआ है, और बाकी जो जगह जो है मिट्टी में जल है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब भूमिगत जल का जो प्रयोग किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग निर्माण में होता है, और इसके लिए सछिद्रा या बोरिंग की जाती है। अब भौम जल स्तर का विषय, तो निरंतर दोहन करते रहने से ये जो ज़मीन के अंदर जो जल का संचयन होगा, इसको संचित होने में, जिसका हम अभी प्रयोग करें उसको बनने में, या इसके संचयन में या अंतःस्यंदन में लाखों वर्ष का समय लगा है। और हम जिस तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो नगरीकरण चल रहा है और हर जगह सीमेंट की रोड और सड़कें बन रही हैं, तो मिट्टी के अंदर जल जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो ऐसे में परिणाम ये हो रहा है कि ऐसे स्थान जहाँ पे जो भूमि है कंक्रीट का जंगल बन गया है, मतलब बहुत अधिक नगरीकरण हो गया है, वहाँ पे ज़मीन के अंदर जल का रिसाव जो नेचुरल एक फिनोमेना था वो बंद हो चुका है। और इस कारण से जहाँ जनसंख्या, अब नगरीकरण है तो वहाँ जनसंख्या का दबाव भी बहुत ज़्यादा है, तो जल का उपयोग भी बहुत ज़्यादा है, तो जल का रिसाव नहीं हो रहा, अंतःस्यंदन नहीं हो रहा, और भौम जल का जो शोषण है वो बहुत अधिक हो रहा है। तो ऐसे होने से इन स्थानों में भूमिगत जल का जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। जितने भी महासागरों को हम देखते हैं सभी भूमिगत जल अधिक नीचे जा चुका है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां, ये भौम जल को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक हैं। और वर्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो इसको बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त वनारोपण और वनोन्मूलन ये जल के अवस्तरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके पश्चात जनसंख्या प्रसार है, तो जनसंख्या प्रसार भी जुड़ा हुआ है, ये भी नगरीकरण से जुड़ा हुआ है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतने अधिक मकान बनेंगे, उतना अधिक पानी का दोहन होगा, उतना अधिक कारखानों में प्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, जो जुड़ी हुई हैं। इसके पश्चात बढ़ते हुए उद्योग भी भूमिगत जल के स्तर को नीचे भेज रहे हैं, क्योंकि उद्योगों में जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और यहाँ उद्योगों से संबंधित दो फैक्ट हैं। पहला फैक्ट ये है कि उद्योगों में जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जैसे वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग में वस्त्रों को रंगना और वॉश करना, इन सारी प्रक्रियाओं में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, इसमें भी बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये जल की आवश्यकता होने के साथ साथ उद्योगों से संबंधित एक और हानिकारक पहलू ये है कि उद्योगों में जो उत्पादन होता है उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो जल में मिला के छोड़ दिए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है, उसको उस जल के जो भंडार है उसको विषैला करता है। तो ये एक अतिरिक्त हानिकारक प्रभाव है उद्योगों का। अब इसके बाद जल का वितरण है।
जल का वितरण अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग होता है। जो सबसे पहले निर्भर करता है वहाँ की वर्षा पर। सीधी बात है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहाँ पे भौम जल का स्तर अच्छा के बीच। फिर दूसरा निर्भर करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्योंकि हमें पता है कि हर मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता अलग होती है। जिस मिट्टी में जल में अंतःस्यंदन अधिक होगा तो वहाँ भौम जल का स्तर अच्छा रहेगा, और जहाँ पे अंतःस्यंदन अधिक नहीं होगा, जल मिट्टी के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होगा, तो वहाँ पे जल जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, ऊपर ही उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। तो ऐसे स्थानों में जल का स्तर, भौम जल स्तर नहीं बन पाता है। फिर तीसरी चीज़ है वृक्ष। वृक्ष जो हैं वो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो जल को ज़मीन के अंदर ले जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं, और ये ज़मीन को पोला करके रखते हैं। तो इससे भी भौमजल स्तर के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब वृक्ष जहाँ नहीं है वहाँ धीरे धीरे वर्षा होनी भी बंद हो जाती है, भौमजल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। इसके पश्चात जल वर्षा का वितरण है। तो जो सिंपल देखिए 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 60, 60 से 100, 100 से 200, 100 से 400 एंड 200। पश्चिमी घाट और अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के कुछ भाग ऐसे हैं, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक है। इसके बाद पूरा मध्य भारत वर्षा की एक अच्छी मात्रा प्राप्त करता है, 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद 60 से 100 में मध्य भारत से लगा हुआ पश्चिमी भाग। इस तरह से वर्षा के वितरण को शो किया गया है। अलग अलग स्थानों पर वर्षा का वितरण अलग अलग है, और उसके हिसाब से वहाँ की वनस्पति, वहाँ की जो भूमि, वहाँ की भूमि में जो फसलें उगाई जाती हैं वो भी इसी से निर्धारित होता है। इसके पश्चात जल प्रबंधन है। जल प्रबंधन मतलब कहा जा सकता है कि जल का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि जल का अपव्यय ना हो, और सभी लोगों को पूर्ति होती जाए। ये एक व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, और पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है कि हम व्यक्तिगत रूप से जल का अपव्यय न करें, और पूरा समाज मिलकर ऐसा कार्य करे कि जल जो है गंदा ना हो। अब जैसे व्यक्तिगत क्रियाओं में दांतों को मंजन करने में, दाढ़ी बनाने में, नहाने में, और ऐसे कई दैनिक क्रियाकलाप होते हैं जिसमें अनावश्यक रूप से जल का अपव्यय होता है, जिसको आसानी से रोका जा सकता है। और इसके अलावा सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर जैसे हम देखें तो हम अपने धार्मिक और बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिसके लिए हम अपने जो जल जो स्रोत हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनको हम गंदा करते हैं त्योहारों पर, पूजा पाठ की जो सामग्री है, और इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्टों से भी हम जल के स्रोतों को गंदा करते हैं। तो ये भी जल प्रबंधन में है कि आप ऐसे काम ना करें। और जल प्रबंधन का एक तीसरा स्तर जो है वो जल संग्रहण या वर्षा जल संग्रहण भी है, जिसके लिए वाटर फार्मिंग की जाती है, और घरों में जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करके पिट में डाला जाता है, और ये पानी धीरे धीरे जिसके आपके क्षेत्र के आसपास का अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है उसको चार्ज कर देता है। और ये परंपरा काफ़ी पहले से ही हमारे देश में कुएँ, भावड़ी आदि के द्वारा जल का प्रयोग किया जाता था, और एक अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता था, मितव्ययतापूर्वक प्रयोग किया जाता था। कुछ एग्ज़ाम्पल्स अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर फील्ड में भी, जैसे स्प्रिंकलर से इरिगेशन, सिंचाई करना, और ड्रिप सिंचाई करना, और इनसे पानी कम उपयोग करके पौधों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके पश्चात हमारी भूमिका
तो यही जल बचत से संबंधित आदतें हैं जो हमारी भूमिका निर्धारित करती हैं और हम अपने दैनिक जीवन में चाहें तो कम से कम जल का प्रयोग करके काम चला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पीने योग्य जो जल है उसका घरेलू कार्यों में प्रयोग न किया जाए और चाहें तो हम वाटर को रिसाइकिल भी कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे दैनिक जीवन उपयोग में जो हम जल का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा किचन का जो पानी है, किचन का पानी हमारे बगीचे में काम आ सकता है और घर में जो दूसरा पानी जो कपड़ा वगैरह धोने के बाद जो पानी प्राप्त होता है उसका प्रयोग हम सफाई के काम में कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक है पादपों पर जल की कमी का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहली चीज़ पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें जल महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि और जल से ही खनिज तत्व प्राप्त होते हैं और अगर पादप को जल की उपलब्धता ना रहे, जैसे कि एग्जाम्पल अगर किसी स्थान में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है जिसमें ह्यूमस अवेलेबल होता है और जिसको हम संस्तरण ए बोलते हैं, तो उसमें जब नमी खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे वृक्ष उस स्थान पर नष्ट हो जाते हैं और वो स्थान धीरे धीरे आर्द्र भूमि और रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। तो हरियाली लुप्त होने से पृथ्वी पर जीवन भी अंत हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हैं। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों को मतलब पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है वो बंद हो जाएगा और बाकी सारी जो नेचुरल प्रक्रियाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए पौधे और जल जो है वो एक दूसरे से संबंधित है और मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।